नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दशहरे यानी विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधन दिया। संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं, आज क्योंकि स्थापना दिवस है संघ का, तो उन्होंने संबोधन में बहुत सारी बातें की। खासकर उन विषयों पर आज संघ का रुख साफ हुआ जिन पर विरोधी खासकर कांग्रेस पार्टी निशाना साधती रही है। चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, जनसंख्या को लेकर नियंत्रण के लिए जो नीति बनाने की बात हो वो हो, या फिर अल्पसंख्यकों के साथ जो संघ का जुड़ाव है, जिस तरह से बात हो रही है इस मुद्दे पर, उसके बारे में भी एक एक करके मोहन भागवत ने बात की। लेकिन आज इस शो में एक दिलचस्प बात यह देखने में आई कि किस तरह से जब हमने कांग्रेस पार्टी से जानना चाहे कि आज इस मुद्दे पर हम बहस करना चाहते हैं, क्योंकि संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से एक एक कर सभी मुद्दों पर बात रखी गई है, तो जरा कांग्रेस का रुख क्या है ये भी हम देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ता देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर वो बहस चाहते ही नहीं है। क्यों आखिर कांग्रेस भागी है इस मुद्दे पर, इस पर भी करेंगे आज चर्चा। उनके कुछ समर्थक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं मोहन भागवत के उन बयानों पर जिनको लेकर आज सुबह से अब तक खास जो मुद्दे रहे वो सुर्खियों में रहे। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए, लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है। वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं। हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है। ये कोई परसों नहीं हुआ। समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं। वत्सलता उनका गुण है। जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे, इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की,
यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। तो अब तक बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां रही जो आरएसएस यानी संघ को लेकर विरोधियों की तरफ से बनाई गई, और इसीलिए चाहे वो महिलाओं के साथ महिलाओं की भागीदारी का संघ में मुद्दा हो या फिर कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरह अब से पहले भी संघ का रुख रहा, मोहन भागवत ने इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे पर संघ का पक्ष रखा है, उसको लेकर के भी विरोधियों ने अलग तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की, जताने की कोशिश की। लेकिन आज एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब रुख पूरी तरह से साफ है, जब बात पूरी तरह से साफ है, तो फिर ये भ्रांतियां किस लिए किसी एक संगठन को लेकर बनाई जा रही हैं। बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ने वाला है, लेकिन मैं आपका तारुफ कर रहा हूं अपने मेहमानों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए 5 की पंचायत डीडी न्यूज पर। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और हमारे मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ करा देती हूं जो हमारे साथ आज इस विशेष चर्चा में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ हरीश खुराना जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मौलाना साजिद राशिदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं जो कि एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे भी हम जरा जानने की कोशिश करेंगे हकीकत क्या है आखिर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नसीम अहमद जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और इस्लामिक सारे जो मुद्दे हैं उन सब पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं सभी मेहमानों के पास आऊं, लेकिन विजय जी मैं पहले जरा आपसे जानना चाहती हूं, आपकी पार्टी का एक तरीका है कि हर मुद्दे पर पार्टी डिबेट में अपने प्रवक्ता भेजती है। आज जब हमने जानने की कोशिश की इस मुद्दे पर, क्योंकि हम चर्चा चाहते थे कांग्रेस के साथ भी, तमाम मुद्दे आप लोग आरएसएस को लेकर उठाते रहे हैं, अब तक राहुल गांधी अलग अलग मंचों से उठाते हैं, तो हमें बोला गया कि जो आधिकारिक प्रवक्ता है उनको हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। उसकी वजह क्या रही, क्यों इस मुद्दे से भाग रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे से नहीं भागती, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी कुछ नीतियां हैं कि किस मुद्दे पर किस समय कब क्या बोलना है, किस मुद्दे का पहले विश्लेषण होगा, उसके बाद उस पर चर्चा करने के बाद ये तय किया जाएगा कि भाई किस मुद्दे को लेकर भाजपा को या किस संगठन को कटघरे में खड़ा करना है। तो ये समय के हिसाब से तय होता है, तो इसमें भागने वाली कोई बात नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी भागने वाली होती तो अंग्रेजों से ही ना लड़ी होती और आज मोदी सरकार के खिलाफ ना लड़ रही होती, उसके कुशासन के खिलाफ। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे पर भागती है। हम तो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। विजय जी, राहुल गांधी के बयान आप सुनते हैं ना, आप ही की पार्टी के नेता हैं। अब से कुछ ही दिनों पहले उन्होंने महिलाओं की संघ में जो भूमिका है उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद अभी भी जब भारत जोड़ो यात्रा पर वो गए तब भी उनका निशाना हमेशा संघ आरएसएस रहता है। आरएसएस से ही वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बयान शुरू करते हैं, अपना भाषण शुरू करते हैं। तो फिर ये हिट एंड रन कब तक चलेगा पार्टी में? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में आप खुद अपनी डिबेट में पहले भी कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो यानी कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी निजी सोच भी हो सकती है, निजी राय भी हो सकती है। पार्टी उस बात को कहे उसके बाद आपका कोई सवाल बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। आज जवाब मेरा ये है कि आज मोहन भागवत जी ने आरएसएस संगठन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरएसएस आज तक खुद को गैर राजनीतिक संगठन कहता था, देशभक्त संगठन कहता था और कहता था कि भी इस राजनीति की गंदगी से ये लोग दूर रहते हैं। लेकिन आज जो उनका भाषण था वो ऐसा भाषण था जैसे मोदी जी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो मोहन भागवत। तो ये आरएसएस के लिए बड़ी दुखदाई बात है। और अब जब वो राजनीति में कूद गए तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उनका मोदी जी से भरोसा उठ चुका है, इसलिए आरएसएस अपनी पार्टी बनाकर आने वाले समय में चुनावी मैदान में खड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब आरएसएस के लोगों ने
जिस तरह से मोदी जी को, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर देशभक्ति हिलोरे मार रही है, जिसके चलते आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। विजय जी, और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, विजय जी, नए परिदृश्य में वो समीक्षा करेंगे, कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी कि क्या वाकई आरएसएस देशभक्त है, तो उन परिस्थितियों में हम फिर से विचार करके और फिर से इस मुद्दे पर सोचेंगे। विजय जी, पहली बात तो आरएसएस को या बीजेपी को या किसी भी संगठन को किसी दूसरे पार्टी से तो इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है भारत में या कौन देशभक्त नहीं, तो आरएसएस को कौन सा सर्टिफिकेट देने की वो है? आरएसएस जो मोदी सरकार को सर्टिफिकेट बांट रही है। नहीं, आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, कांग्रेस पार्टी से तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं चाहिए ना किसी से, कांग्रेस को भी किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो उन्हें भी नहीं चाहिए। रीमा जी, अगर कोई सामाजिक संगठन की आड़ में अगर देश के खिलाफ है तो कांग्रेस उसके खिलाफ है, लेकिन अगर कोई सामाजिक संगठन देश हित में काम कर रहा है, इस सरकार को गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, ठीक है, और उन मुद्दों पर घेर रहा है, विजय जी, तो उसके ऊपर बात करना हमारा फर्ज है। विजय जी, मैं पहले हरीश जी के पास जाती हूँ, क्योंकि आपने एक बड़ा आरोप लगाया आरएसएस। पहली बात तो मुझे लगता है आप हर साल जो आरएसएस का ये जो आज के दिन स्थापना दिवस पे स्पीच होती है प्रमुख की, वो आप सुनते नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे पर, देश से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर संघ प्रमुख की तरफ से अपनी बात रखी जाती है, संघ की विचारधारा को रखा जाता है। ये कोई पहला मौका आज मुझे तो दिखाई नहीं दिया कि आज इन मुद्दों पर संघ की तरफ से बात है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल खड़ा किया तो मैं हरीश खुराना जी से पूछना चाहूंगी कि हरीश जी, क्या ये पहला मौका था कि संघ प्रमुख की तरफ से देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात रखी गई है? मुझे लगता है कि अभी जो ये कांग्रेस के सो कॉल्ड प्रवक्ता हैं, उनको संघ को समझने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अभी वो उनके बस की नहीं है संघ को वो समझने के लिए, पहली बात। और इनको इनसे सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन नहीं है। जो व्यक्ति राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, यही राहुल गांधी बेल के ऊपर है, संघ के ऊपर आरोप लगाने के ऊपर। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस प्रकार का संदेश माननीय मोहन भागवत जी ने संघ संघारी ने दिया, वो पहली बार नहीं दिया। आरएसएस की प्रथा रही है कि हर साल वो विजयदशमी के ऊपर राष्ट्र को एक संदेश देते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते उनका एक महत्व है, अपनी एक महत्व होता है कि देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में जो एक चिंतन होना चाहिए आने वाले कुछ वर्षों में, उसकी चर्चा होती है। आज बिल्कुल सही विषय उठाया कि जिस प्रकार से आज एक बहुत ज्वलंत विषय है जनसंख्या को लेकर, जिस प्रकार से माननीय संघ संचालक जी ने ये बात रखी कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर अगर इस पे लगाम नहीं लगाया गया तो एक जो हम एक अर्थव्यवस्था कह लीजिए, जो हम एक विश्व पटल के ऊपर हम जो एक अपना बात रख रहे हैं, जिस तेजी से हम अपनी बात रख रहे हैं, जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक लगेगी। इसलिए जो 1947 के बाद से जो एक विषय 1950 के अंदर जो एक विषय शुरू हुआ था, वो अब वक्त आ गया है कि इस पे एक राय बनते हुए एक कानून बने कि एक सबके लिए, ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम किसी समाज की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है कि सबके लिए एक ही नीति होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए आना चाहिए। और ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ये इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई एक ज्वलंत, आज की डेट में ज्वलंत मुद्दा है कि जो विश्व जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इस पर गंभीर चिंतन होते हुए एक कानून बनना चाहिए। ये बात रखी और इसका हम स्वागत करते हैं, और ये बात होनी भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं प्रफुल्ल जी आपके पास हूं, लेकिन एक बार पहले, क्योंकि मुद्दा अब हरीश जी ने जो उठाया है जनसंख्या वाला, इस पर मैं जरा मौलाना साजिद राशिदी आपके पास आना चाहूंगी। जो बात आज संघ प्रमुख ने कही है वही संघ का रुख है और वही विचारधारा, और इसमें किसी धर्म के साथ संघ कभी बात नहीं कर रहा है। संघ ने बार बार कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो नीति बननी चाहिए वो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जो भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई कुछ वर्ग की तरफ से, खासकर कि एक संप्रदाय, एक धर्म के खिलाफ ये बात होती है, अब आपको लगता है कि आज पूरी तरह से बात क्लियर हो चुकी है संघ प्रमुख की तरफ से? देखिए, दो चीजें समझिए, एक चीज तो है इस्लाम और दूसरी चीज है हिंदुस्तान का कानून। हिंदुस्तान का कानून हमें संविधान के मुताबिक यह आजादी देता है कि हम अपने धर्म पर अमल करें और उसका प्रचार प्रसार करें। हमारा धर्म यह कहता है कि हमारे यहां जनसंख्या नियंत्रण नहीं है,
क्योंकि कुरान ये कहता है कि कोई भी आदमी रोजी के डर से अपनी औलाद को पेट में या पेट के बाहर कत्ल ना करे, ना मारे, क्योंकि रोजी देने वाली जात ऊपर वाले की है, अल्लाह की है, वो खिलाता है। और जो इंसान दुनिया में आता है उसकी रोजी पहले आती है, वो बाद में आता है। एक तो एक चीज ये है। दूसरी ये है कि देश के अंदर बहुत सारे मुसलमान आज भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को अपनाते हैं। आप देखिए कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों में ये चीज, ये प्रचलन हो गया है कि 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। जमहूरी मुल्क में किसी को भी आजादी है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को रखे, इस्लाम को माने ना माने, हिंदू धर्म को माने ना माने, सिख धर्म को माने ना माने, ये हर आदमी अपनी आजादी के साथ तय करता है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये तंखी विचारधारा इसलिए हमारे खिलाफ जाती है क्योंकि इस्लाम के अलावा कोई धर्म ऐसा नहीं है जो जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करता हो। इस्लाम सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ये भ्रम नहीं है, बार बार हम ये कहते हैं कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मौलाना जी, करते हैं। मौलाना और जी, बड़ी मौलाना बात सुनिए मौलाना मुझे 30 सेकंड सुनिए, 30 सेकंड और सुनिए। हाँ। बड़ी बात यह है कि जितने लोग शादी ना करके अपने आप को जो है देश में ब्रह्मचारी बताते हैं, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। उन्हें क्या पता बच्चे क्या होता है भाई, उन्हें क्या पता है बच्चों का पालन पोषण, उनसे मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना, उनको पालना पोसना क्या होता है, उन्हें क्या पता। मौलाना साजिद, आप जो बहस छेड़ रहे हैं वो एक बहुत ही ऐसी बहस लग रही है जिसमें इस वक्त उसका कोई तुक बन रहा है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं जो आज मोहन भागवत ने कहा, अगर नीति की बात हो रही है, आप कह रहे हैं ब्रह्मचारी और जिनको बच्चों के बारे में नहीं पता, वो ये नहीं कह रहे बच्चे पैदा करना बंद कर दो, वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। और जनसंख्या नियंत्रण भारत की बात नहीं हो रही है, सभी जगह। किस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आप किस तरह की बहस छेड़ रहे हैं? 2 करोड़ नौकरियां देंगे आपने दी, 2 करोड़ नौकरियां साल में आपने दी, आपने 15 लाख दिए। साजिद जी, मौलाना साजिद, यही बात तो मोहन भागवत कह रहे हैं, वही बात तो नहीं बात करते। उनका मुद्दा वही है, वो कह रहे हैं कि जब एक सेकंड सरकार को बोले कि आपने क्या किया 8 सालों में। सरकार की नीति की ही बात हो रही है ना, और वो यही बात आज उन्होंने कही। अगर आपने उनका भाषण सुना हो, अगर आपने संबोधन सुना हो, वो यही बात नहीं, एक सेकेंड, हाँ, तो आपने सही से सुना हो तो उन्होंने यही बात कही कि सबको नौकरी चाहिए होती है। अगर एक सेकेंड, मौलाना साजिद, हमारा सरप्लस हरीश खुराना जी, चलिए ठीक है, हरीश खुराना जी, राशिद जी का पहला कमेंट क्या था, सरकार को बोले, पहला कमेंट क्या था, बीजेपी बोल रही है ना, सुन लीजिए अब हरीश खुराना जी को, बोलिए। पहला कमेंट क्या था राशिद का, पहला कमेंट क्या था? इस्लाम और भारत, समझ रहे हैं आप? तो ये हम तो मानेंगे, पहले क्लियर कर दिया, जनसंख्या आती रहे, हम भारत का संविधान नहीं मानेंगे। और संविधान की सोच है ये। अबे शांत रहो यार, तुमसे मैं ये आपकी घटिया सोच है भाई साहब। ये घटिया शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं मौलाना साजिद, ऐसे शब्द नहीं। दूसरा तरीके से बयान करें दूसरा, ये आपकी सोच हो सकती है। मैंने इस्लाम का मत रखा है, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आप शांत रहिए ना। और दूसरा, इनकी सोच जो बिल्कुल घटिया सोच बोल रहे हैं, इनकी सोच कैसे हो सकती है? जरा इनके पीछे जो लगा हुआ वो देख लीजिए, भारत का तिरंगा लगा हुआ है लेकिन अशोक चक्र नहीं है। आप देखिए उसके पीछे लगा हुआ क्या है। तो ये इनकी इस्लाम और भारत के प्रति सोच दिखाता है, हंसने वाली बात नहीं है। भारत के तिरंगे पर हाथ का पंजा नहीं है क्या? ये हाथ का पंजा भारत के तिरंगे पर नहीं है क्या? अभी डिबेट में जाना चाहता हूं, बताऊं, भारत के तिरंगे पर हाथ का पंजा नहीं है क्या? आपकी घटिया सोच, आपकी घटिया सोच। मौलाना साजिद, एक तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा राष्ट्रीय चैनल पर, ये घटिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। शब्दों पर थोड़ी मर्यादा, शब्दों पर मर्यादा रखिएगा मौलाना साजिद। सोच देखिए क्या है। नहीं तो सोच पर आप बात करिए ना, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। चलिए ठीक है, एक एतराज हुआ उस पर। अच्छा ठीक है, पिछले मौलाना साजिद आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो जरा दूसरे एक और हमारे साथ यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर नदीम जी, एक सेकंड, हरीश जी में आ रही हूँ,
नदीम यही जी भी देश हमारे तोड़ने साथ, वाली बातें ठीक है हैं। ठीक है ठीक है, सुन लीजिए, नदीम जी भी हमारे यही साथ हिंदू मौजूद मुस्लिम है। में नफरत अरे को खाई मौलाना बात साजिद, है। कर दिया, मौलाना हम साजिद, मानेंगे। आपने एक पहले मुद्दा कहते थे, छेड़ा, मानूंगा। आपने एक आप मुद्दा देश छेड़ा, के जरा कानून जवाब सुन मानोगे, लीजिए। आप खुद कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि इस देश का कानून नहीं मानूंगा, जनसंख्या नीति आती है, मैं नहीं मानूंगा, आपने पहले ही कह दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो आप किसकी सोच मेरा है? संविधान देशद्रोही कौन कहता है हुआ? मुझे, देशद्रोही मेरा कौन है? संविधान आजादी देता देशद्रोही है। कौन है? मेरा देश का संविधान कानून आजादी नहीं देता मानने है। वाला आप देशद्रोही कौन होता है है। थोपने वाले? देश आप का कौन है द्रोही, थोपने वाले? देश आप का कौन है कानून थोपने ना वाले? मानने वाला, मेरा देश संविधान का कानून आजादी ना देता मानने है। वाले। संघ से देखो, देश थोड़ा ही चलेगा। इस्लाम पहले, संघ की राष्ट्र नीतियों से पहले। देश नहीं चलेगा, हेलो, संविधान से देश चलेगा। ओ भाई भाई साहब, राष्ट्र संविधान पहले से है, देश चलेगा, राष्ट्र संघ पहले की है। नीतियों से देश नहीं सबके चलेगा। लिए राष्ट्र ये पहले संघ वो है जो तुम्हारे जंग लिए, आजादी में तुम्हारे माफिया लिए, मांग रहे थे तुम्हारे ये लिए लोग। धर्म पहले होगा, 52 साल हमारे तक लिए झंडे राष्ट्र को नहीं पहले माना है। देश के, राष्ट्र आज ये पहले है, चलाएंगे तुम देश नहीं। को, आज ये इस बताएंगे किस देश आदमी कैसे का बहस कर रहे हो चलेगा। यार? किस आदमी का बहस बिना कर वजह रहे की हो? बात एक सेकंड, इस तरह से डिबेट नहीं होगी मौलाना साजिद, एक एक करके हम बात करेंगे। आपने एक इनको मुद्दा भी छेड़ा, रोकिए ना। नहीं मौलाना साजिद, आप इस तरह इनको से भी डिबेट नहीं रोकिए। होगी, नहीं 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 नहीं। आपने एक मुद्दा बोला, आपको मैंने वक्त दिया, अब आप बोल चुके हैं, अब दूसरे लोगों को भी जरा मौका दीजिए ना जवाब देने का, और सुनने का पेशेंस रखिए थोड़ा सा। नदीम जी, डॉक्टर नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नदीम जी, इस्लाम क्या कहता है? क्या ये कहता है कि जो बात यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है साजिद जी की तरफ से, क्या वही इस्लाम का रूल है कि देश में अगर कोई नीति बनने की कोशिश हो रही है, नीति की बात हो रही है, बहस छिड़ रही है, तो उसके खिलाफ आप इस्लाम का ये जो राग अलापा जा रहा है नेगेटिव तरह से, उसको लापते रहे? देखिए, जहाँ तक इस्लाम की बात है और साजिद रशीदी साहब ने बात बोली, तो वतन से मोहब्बत करना और वतन के कानून को मानना भी इस्लामिक सुन्नत का एक अमल है और हमें उसे मानना चाहिए। अगर देश हित के लिए सब बातें ज़रूरी हैं और इससे देश का कुछ फ़ायदा हो सकता है और नुकसान होने से देश गर्त में जा रहा है या उसे ज़्यादा परेशानी हो रही है या हमारे संसाधन कम हो रहे हैं, और देश को बेहतर बनाने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, देश को प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए यदि इस प्रकार के किसी कानून की ज़रूरत है तो हमें उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि वतन से मोहब्बत ही हमारा आधा ईमान है और हमें उस पर कारगर तौर पर चलना चाहिए। डॉक्टर नदीम, ये बताएं, जो बात यहाँ पर ये साजिद जी कह रहे हैं, अगर इस तरह की कोई नीति बनती है और इस तरह की नीति देश हित में बनती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो क्या मजहब कोई भी ऐसा है जो इसके आड़े आ सकता है? कहीं पे लिखा हुआ है किसी कानून में? देखिए, अगर संवैधानिक रूप से ऐसा कुछ किया जा रहा है तो समान रूप से सब पर ही लागू होगा, पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी पर तो नहीं होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, और ऐसा ही होगा। तो अगर देश हित के लिए कुछ बेहतर हो सकता है और उससे किसी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता या डायरेक्ट अटैक नहीं होता है, तो फिर हमें उसे मान लेना चाहिए और ये देश के लिए बेहतरी ही है, हम लोगों की बेहतरी है। बातें क्यों कर रहे हैं भाई साहब? सीधे सीधी बातें कीजिए। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अगर आपने कुरान पढ़ा हो, इसका तर्जुमा पढ़ लीजिए, इसका बता दीजिए। सर, कुरान तो ये भी कह रहा है और अहादीस ये भी तो कह रही है ना कि आप वतन से मोहब्बत करें, वतन के फायदे के साथ इस्लाम से अगर टकराव ना हो, अगर कुरान की नहीं, इसमें क्या टकराव हो रहा है सर? इसमें तो एक लिमिटेशन हो रही है ना। लिमिटेशन कहाँ हो रही है? लिमिटेशन की तो बात हो रही है सर, बिल्कुल जीरो थोड़ी कर रहे हैं ये। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ये जीरो कर भी नहीं सकते हैं, आप इस चीज को भी समझे ना। नियंत्रण होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जरा प्रफुल्ल केतकर जी को बहस में लेके आता हूं। ठीक है, सभी के लिए नियंत्रण होगा। प्रफुल्ल केतकर जी, ये बहस जिस तरह की मौलाना साजिद राशिदी जी मुझे लग रहा है अकेले से पढ़ गए हैं, क्योंकि जिन जिन जगहों पर भी अब इस मुद्दे पर बहस छिड़ रही है वहां पर तो ये दिखाई दे रहा है कि हर धर्म और मजहब से निकलकर लोग सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें विकास चाहिए, इसीलिए हिजाब के खिलाफ भी लोग खड़े हुए, हिजाब से निकलकर महिलाएं सामने आई। तो अब ये एक बार फिर से भारत को पीछे ले जाने की नीति अपनाना और उस पर बहस छेड़ना कितना जायज लग रहा है? देखिए रीमा जी, मैं मानता हूं कि आज के विजयादशमी उद्बोधन का सरसंघ चालक जी का यदि सबसे बड़ा कोई संदेश था तो ये था कि हमको सबको ही गलत बयानबाजी से और गलत बयान देकर समाज में भेद पैदा करने वालों से बचना चाहिए। मुझे लगता है ये सबके लिए संदेश था और दुर्भाग्य से क्योंकि डिबेट का फॉर्मेट होता है, अपनी अपनी भूमिका लेकर चलते हैं, तो साजिद जी साहब ने पहले ही कॉन्ट्राडिक्टरी भूमिका ले ली। एक तरफ तो ये कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण इस्लाम के अनुसार लागू नहीं हो सकता क्योंकि इस्लाम उसको मानता नहीं है। दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि 2000 में जो जनसंख्या नीति बनी थी उसके आधार पर सबसे उसका अमल जो है वो मुस्लिम ही कर रहे हैं। एक बात तय कर लीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। पहली बात तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कही है, उन्होंने जनसंख्या नीति की बात कही है। आने वाले 50 वर्षों में हमें क्या आवश्यकता इस देश की होगी,
पर्यावरण पर उसका क्या परिणाम होगा। उन्होंने चीन का भी उदाहरण दिया, चीन ने जबरदस्ती करके जनसंख्या कम करने का प्रयास किया तो उसके उल्टे परिणाम कैसे हुए ये भी उदाहरण दिया। तो उन्होंने नियंत्रण की बात नहीं की, उन्होंने नीति की बात की, और जब नीति बनेगी तो उसी संविधान के हिसाब से बनेगी जिस संविधान का नाम लेकर आप लोग सारे समझा रहे हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी झूठी बयानबाजी में हमको भेद किसी के भी बयान को लेकर नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की सही मनीषा को समझना चाहिए। मूल मुद्दा यह है कि क्या आज जो नीतिगत बातें उठाई गई, चाहे वो महिलाओं की समान सहभागिता के बारे में हो, चाहे मातृभाषा में शिक्षा के बारे में हो, चाहे समान समग्र रूप से विचार करके जनसंख्या नीति के बारे में हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के लिए समाज की भागीदारी उद्यमिता को लेकर हो, केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं, और उसके साथ साथ जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, ऐसे स्थिति में उस बदले हुए विश्व के सारे जो परिदृश्य है, ऐसे में भारत को यदि खड़ा रहना है तो हमको जोड़ने वाले सूत्र क्या हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज और हमारी विविधता में एकता की देखने की दृष्टि, ये क्या कॉमन है, क्या हम कट्टरता, क्या हम एक ही विषय पर अपनी ही बात रखते हुए, मजहब को ऊपर रखते हुए देश को नीचे रखना, ये मानसिकता से बाहर निकलने को तैयार है। ये मूल मुद्दे हैं। इनसे भटकने का यदि कोई प्रयास करता है तो इसका अर्थ है कि वो इस पर सार्थक बयान नहीं चाहता। राहुल गांधी का भी बयान देखकर उन्होंने कहा, आज तक तो मैंने पीएफआई पर कभी राहुल गांधी का बयान नहीं सुना, क्या वो समाज विरोधी गतिविधियां नहीं थी, लेकिन वो हर बार आरएसएस की बात जरूर करेंगे। आज उनको उत्तर मिल गया है, उनको कम से कम ये बातपन दिखाना चाहिए था कि भाई अभी तक मैं आरोप ये करता रहा हूं। तो 97 साल से एक संगठन जो काम करता आ रहा है और 97 साल से ये परंपरा रही है कि एक राष्ट्रीय नीति के बारे में विजयादशमी के दिन खाका सरसंघ चालक खींचते हैं, इसमें सरकार कहां से आई, इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहां से आई। राष्ट्र के सामने के मुद्दों के बारे में उन्होंने बात की है, कौन से मुद्दों पर सहमति है, कौन से मुद्दों पर विरोध है, कुछ सुझाव है तो क्या हो सकता है। मुझे लगता है चर्चा इस पर होनी चाहिए। हम दलगत राजनीति में पढ़कर सारे डिबेट को नहीं तो भटका देंगे। बिल्कुल विजय जी, यही बात जो प्रफुल्ल जी कह रहे हैं, यही तो मुद्दा है कि राहुल गांधी अब क्यों चुप है। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने सवाल खड़े किए और एक जगह से नहीं कई मंचों से सवाल खड़े किए, फिर आपकी पार्टी के अलग अलग लोगों ने सोशल मीडिया पर उस बयान को डालना शुरू कर दिया। अब जब मंच पर आपने देखा ना, आज कौन थी, संतोष यादव महिला, और पूरा जो बैकग्राउंड अब तक रहा है, कब से लेकर 1936 से लेकर अब तक किस तरह महिलाओं की जो भागीदारी सशक्त तरीके से रही संघ के साथ, वो भी पूरा बताया गया है। तो फिर अब क्या दिक्कत है, अब एक बार आ जाए राहुल गांधी सामने और कह दे कि अपना बयान जो उन्होंने दिया था उससे वो वापस ले ले, चुप्पी तो तोड़े कम से कम। रीमा जी, सबसे पहले मैं एक भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का फर्क आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार जब आती है, जनता से जुड़ी हुई अच्छी नीतियां लेकर आती है और जनहित में फैसले लेती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के तहत फैसले लेती है, वो राजनीतिक फायदे की देखती है, उसके लिए चाहे उन्हें हिंदू मुसलमान चर्चा हो रही है विजय जी, आज संघ पर चर्चा हो रही है, बीजेपी पर चर्चा नहीं है। अब सुन तो लीजिए, आरएसएस पर चर्चा है। अभी सुन तो लीजिए। हाँ। राहुल गांधी जी हमेशा इस देश के लिए अच्छी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हमारी भी योजनाएं हैं, ऐसी बात तो है नहीं। हम इस देश का भला चाहते हैं, हम इनकी तरह राजनीति थोड़ी ना करते, भाई को भाई से थोड़ी ना लड़ाते। हम जन्म का अधिकार कानून लेकर आएंगे, क्योंकि एक बच्चा जो कहीं पटरी पर फेंक दिया जाता है, जो कहीं सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, देश में इस तरह के हालात ना हो कि बच्चे को पैदा होते ही उसको किसी ढाबे पर रख दिया जाता है नौकरी के लिए, उसको कहीं गंदी स्थिति में रख दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो उनके लिए हम जन्म का अधिकार कानून लेकर आएंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में जो भी बच्चा जन्मे वो एक अच्छा जीवन स्तर लेकर जिए और इस देश का एक श्रेष्ठ नागरिक बने। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ठीक है, और ये ऐसा कानून लेकर मैंने जो सवाल पूछा था आप उस पर एक बार आ जाइए। मुसलमानों को लड़वाया 2024 में समय है, और मोदी जी 2024 में समय है 2024 के चुनाव में थोड़ा सा आज के मुद्दे पर क्या देश के सारे संसाधनों को, जनसंख्या का जो आज हमारी संख्या है उसका आने वाले समय में कितने युवा, कितने
बुजुर्ग रहेंगे, इसका ध्यान रखते हुए एक जनसंख्या नीति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये मुद्दा है। विजय जी, आप इसको भटका क्यों रहे? नहीं, मैं कतई नहीं भटका रहा। मैं ये कह रहा हूं हम इन सारी समस्याओं का समूल नाश कर देंगे और जनता के सहयोग से कर देंगे। कैसे करेंगे? संजय गांधी की तरह करेंगे, नियंत्रण संजय गांधी की तरह करेंगे, संजय गांधी की तरह करेंगे, संजय गांधी ने इमरजेंसी में क्या कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए ना। इस देश के उद्धार की प्रत्येक नीति मौजूद है। हमारे मैं कह रहा पास हूं वो नीति है जिससे इस देश का भला हो सके। हमारे को पास हर वो नीति है जिससे इस देश की एकता अखंडता को बचाए रखा जा सके। हमारे पास हर वो नीति है जिसके चलते देश को ठीक है स्वावलंबी कर विजय सके जी, और जनसंख्या विजय जी, नियंत्रण कर विजय सके जी, हम। विजय जी, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण संजय गांधी की बिल्कुल तरह लाएंगे, इमरजेंसी में जैसे लाया करते। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को जनता के सहयोग से, हमने कहा ना कि जन्म का अधिकार हम लेकर आएंगे जिसे हर आदमी हर खुशी खुशी जो है स्वीकार करेगा और जो बच्चे होंगे उन्हें एक श्रेष्ठ भविष्य मिल सकेगा। जन्म का अधिकार कांग्रेस लेकर आएगी, देखिएगा। ठीक है, चलिए कांग्रेस जब आएगी तब लेकर आएगी। लेकिन आज का मुद्दा मेरा ये था कि भाई क्या बयान वापस लेंगे राहुल गांधी? आ रही हूँ हरीश जी, कौन सा बयान महिलाओं को लेकर देखा, सुनिए, जो उनका बयान तो मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है। विजय जी, उनका बयान बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। महिला होने के नाते उन्होंने कहा कि संघ के प्रोग्राम्स में शॉर्ट्स में लड़कियां कभी आपने देखी है क्या? ये किस तरह का बयान था राहुल गांधी का? शॉर्ट्स में लड़कियां देखी है या नहीं देखी है? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, मतलब आप मेरी बात तो सुनिए, वो केवल ये बताना चाहते थे कि भाई क्या आरएसएस एक संकीर्ण संगठन है, रूढ़िवादी संगठन है, या वो एक खुले विचारों का एक अच्छा सामाजिक संगठन है? अगर वो अच्छा सामाजिक संगठन है तो जिस तरह से बहन बेटियां जो है घर में रहती हैं, क्या उस तरह से वो संघ के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं? इसको लेकर उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। और मैं कहता हूं मोहन भागवत जी को या आरएसएस के नेताओं को इस बात को साबित करना चाहिए कि हाँ, आरएसएस में महिलाओं को, बच्चियों को ठीक वैसा ही सम्मान मिलता है जैसे घर का विजय जी, चलिए मैं हरीश जी के पास जाऊं, लेकिन मैं जरा आपको ये बता दूं कि क्या शॉर्ट्स पहनना ही खुले विचार है? ये राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं? शॉर्ट्स में लड़कियां दिखेंगी वही खुले विचारों वाली लड़कियां हैं? मेरी बात तो सुनिए। उनका अर्थ केवल एक बात को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इस बात का सहारा लिया, जबकि खुलेपन का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस में उसी आरएसएस की महिला कार्यकर्ता है, विजय जी नेता है। जब पता चलेगा जो भी कांग्रेस समर्थक नेता जो भी है, हरीश कुमार आनंद, जो भी ये हैं, इनसे सवाल जो भी है क्या मतलब है? हूं तो मैं इंसान ना, या आप किसी दूसरे ग्रह से आए? नहीं, नेता है, वरिष्ठ नेता है विजय कौशिक जी। इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर तमाम मंचों पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दिखाई देते हैं। रीमा जी जवाब ऐसा दे रहे हैं, सवाल आपने पूछा हिस्ट्री का, जवाब दे रहे हैं फिजिक्स का। नहीं, अगर जवाब होता हरीश जी, अगर जवाब होता पार्टी के पास सीधा, तो शायद आज बॉयकॉट ना करते वो मोहन भागवत जी की स्पीच का। सबसे बड़ा अगर जवाब होता तो इसीलिए बचाना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा पार्टी की इज्जत को। रीमा जी, सबसे बड़ा सबूत संघ के को किस तरह से लेते हैं उसका सबूत ये है कि आज राहुल गांधी जी बेल पर हैं। किस लिए बेल पर हैं? जो विचार इन्होंने आरएसएस के बारे में रखे थे उसके बारे में कोर्ट में थे तब क्या था? देखिए बीच में बोलना आपको आदत है क्या? वर्बल डायरिया। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वर्बल डायरिया कहते हैं इसको इंग्लिश में। शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा ना, अपनी बारी में बोलिएगा, जो बोलना अपनी बारी में बोलिएगा। शांत रहिए ना अभी, ठीक है? तो क्या सोच है इन लोगों की आरएसएस के बारे में, वो इनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी बिल्कुल मैं प्रफुल्ल जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा माननीय संचालक जी ने कि हमें आज सोचने का टाइम आ गया है कि हमें आगे अगले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में हमें देश को कहां लेके जाना है, हम कहां, हमारी कहां उन्नति हुई है और कहां हम लैग कर रहे हैं, इंग्लिश में लैग भी हैं, उसको हमें अब करना जरूरी है। इसलिए एक नीति बनानी भी बहुत जरूरी है। और जो बात करी कि हम तो जो विचार हैं वो किस तरह से सबको लेके चले, वो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं अभी आपके चैनल पे ही हैं तो कहते हैं हम तो संविधान को मानेंगे नहीं। वो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, जो आपके पैनल में बैठे हुए हैं, कि उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रहित पहले है और हमारे लिए भी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी
राष्ट्र हित में जो फैसला लिया जाएगा हम सबको मानना चाहिए और सब होना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां आ जाता है? ठीक है मौलाना साजिद, राष्ट्र धर्म पहले जरूरी है, राष्ट्रहित जरूरी है, या जो बात आप कह रहे हैं, मैं यही आपसे सीधे सवाल पूछती हूँ। देखिए, हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी, अंधी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आज वही मिसाल बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो सरसंघचालक, वो आरएसएस जो जंगे आजादी में कहीं नहीं दिखता था, सर आजादी 75 साल हो चुके हैं। आजादी को आज की बात करिए ना, मेरी बात सुनिए, आज की बात कर लेते हैं, जनसंख्या नीति की बात कर लेते हैं। मौलाना साजिद, आज की बात, संघ पे बहस मत कीजिए ना, संघ ने क्या किया क्या नहीं किया। आज की बात कर रहा हूं, सुनिए। आज अब जब आप दिखा रही है तो राष्ट्रीय सेवक संघ जो झंडा फहरा रहा है वो भगवा झंडा है, राष्ट्रीय झंडा नहीं है। आप दिखा रही बार बार उसको। अरे सर मौलाना साजिद, संघ का स्थापना दिवस है आज, संघ का स्थापना दिवस है आज, वो अपना झंडा फहरा रहे हैं, संघ का स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय सर्टिफिकेट लेंगे हम। आरएसएस क्या चीज है? इनके जान लग जाएंगे समझने के लिए। क्या बात करते हैं ये सरसंघचालक ये वो? अरे भैया तुम्हें नहीं पता मत बोलो ना। अगर तुम्हें नहीं पता, हर चीज का ज्ञान देना जरूरी नहीं है ना। वहां पे ये राष्ट्रीय जैसे लोगों को बुला के आप बेइज्जती क्यों करते हो? समझ में नहीं आता मेरे को। मौलाना साजिद, आपका आरएसएस मौलाना साजिद अपने संघ का झंडा नहीं फहराएंगे स्थापना दिवस में, तो किसका फहराएंगे? नहीं, उनको नॉलेज नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है। मौलाना साजिद, नहीं पता ना आपको आज के दिन क्या था? स्थापना दिवस है आज संघ का ना, स्थापना दिवस पर संघ अपना झंडा फहराए, किसी का तो भी ये आपका सोच लिया कि मेरी हर बात का उल्टा जवाब देंगे आप। आपने तो सोच के बैठे हुए, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अरे उल्टा जवाब के मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, आपको नहीं पता ना आज का दिन क्या है। किसी भी संगठन के स्थापना दिवस पर क्या देश का झंडा नहीं फहराना चाहिए? बताइए मुझे आप। कब ये संगठन इस देश का है या विदेश का है? अच्छा। बताइए आप मुझे। अच्छा बताइए आप, तो अब संघ अपने भगवा झंडा विदेशी हो गया। बताइए आप मुझे। भगवा झंडा विदेशी आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का झंडा तो नहीं फहराया ना? पाकिस्तान का झंडा फहराया क्या? मेरे झंडे की बात कर रहे थे मौलाना साजिद, आपने जो कांग्रेस का झंडा फहरा सुनो, ये हिंदुस्तान है। मौलाना साजिद, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ही है, ये पाकिस्तान नहीं है। बताइए कि देश का झंडा, पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया उन्होंने। इनको बताइए कि ये भगवा झंडा देश का झंडा नहीं है। हमें गर्व है, तुम मेरे झंडे पर ये बात कर रहे थे कि इन्होंने क्या लगा रखा है। देखिए, आप देश का झंडा, भगवा झंडा फहरा रहे हैं। आप शर्म नहीं आती आपको? किस बात की शर्म? चाहिए। आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना साजिद? मौलाना साजिद, मैंने पहले भी कहा आपको कि थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। देखिए, दूसरी बात आप लोग जो है ना, आप सब लोग ये तय करके बैठे हैं कि जो मुसलमान डिबेट में बैठेगा उसकी बात को नहीं मानना, उसका उल्टा करना है, आरएसएस के साथ रहना है या बीजेपी के साथ रहना है। एक तो आप ये हिंदू मुस्लिम मत कीजिए इस शो पर बैठकर, हिंदू मुस्लिम ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम मत कीजिए शो पर बैठकर। आप अकेले मौलाना साजिद नहीं है, डॉक्टर नदीम भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, डॉक्टर नदीम भी इसी शो में बैठे हैं, डॉक्टर नदीम भी इसी शो में बैठे हैं। आपकी बात करेगा उसको मानेंगे आप? हाँ, तो ये क्या बात हुई? डॉक्टर नदीम आपकी तरह की बात, डॉक्टर नदीम कौन से धर्म से आते हैं, आपको बताने की जरूरत है क्या? जो आपकी तरह की बात करेगा मुसलमान। अब ये बात आ गई, आपकी तरह की, हमारी तरह की मतलब क्या होता है? आपकी तरह जो आप मौलाना साजिद, जो आपसे सवाल पूछा गया वो तो आप बोलेंगे। मौलाना साजिद, आपसे मैंने सवाल पूछा कि क्या, एक सेकेंड, मौलाना साजिद आपसे सवाल ये था, आपसे सवाल ये था मौलाना साजिद, करेगा वो आपको बुरा लगेगा। मौलाना साजिद आपसे सवाल ये था कि राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म आप उसको मानते हैं या नहीं? सवाल ये था मोहन भागवत से, जिसने 52 साल झंडा नहीं फहराया। अरे आप मोहन भागवत जी को क्यों बीच में ला रहे हैं भाई? आप अपना सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक नहीं दी। ठीक है, चलिए मौलाना साजिद को आज तक नहीं दिया। जिसकी सरकार ने तमाम संसाधन बेच लिए, जिसकी सरकार ने
देश में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा कि अगले 1 साल का भी देश जो है लोगों का काम कर सके और लोगों को खाना पानी दे सके। देश में इतना कुछ है ही नहीं। आज पूछिए उस सरकार से, तुमसे क्या पूछ रही है? मैं उसका उत्तर हरीश जी सारी चीजें तो बेच खाई इन्होंने। जवाब देता हूँ, राशन मिला, जवाब देता हूँ मैं। मिल रहा है, लेकिन स्पीच देते हैं 15 अगस्त मूल बात यह है हिंदू मुस्लिम का है नहीं, ये मुद्दा तीन बिंदु सरसंघ चालक जी ने आपके अपने दायित्व में रखे। अरे भैया हिंदी लो, इन्होंने अरे हिंदी लो, इन्होंने हिंदी लिया 15 अगस्त को करो। वहीं जाकर झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को वहीं जाकर स्पीच देते हैं। कितनी किसको अजीब बेचा? बात है। किसको बेचा? हिंदी नाम बताओ किसको बेचा? आज ये तीन बिंदु बनाए। ये पूछो सरकार से जाके, नहीं पूछ गिरवी लो। रखा हुआ कि तुम नहीं रखा हुआ, आरोप लगा कितना रहे कि हो। नहीं है। कुछ भी बोल दो, आपको क्या जानकारी नहीं भाई कुछ भी साहब, बोल दो, आप जानकारी लेके आया करो। आपको नहीं जानकारी है। 6 साल के लिए गिरवी रखा हुआ है, आपको जानकारी नहीं है। रीमा जी, आप किसको आपको बुलाते हैं? जानकारी नहीं है। एक सेकंड मौलाना साजिद, मैं आपसे एक सेकंड, हरीश जी 1 मिनट रुकिए जरा। मौलाना साजिद, हरीश जी 1 सेकंड। मौलाना साजिद, कितने बच्चे पैदा करना सही माना जाएगा ये बताएं आप? कितने बच्चों पर नहीं रोक होनी चाहिए? ये हर माँ बाप का अधिकार है। अच्छा। आप कौन होते हैं उसको मना करने वाले? क्या 2 पैदा करो? आप खाने को देते हैं? कौन खाने को दे रहा है खाने को भाई? यही सवाल मैं जानना चाहती हूँ। 50 साल बाद, 1 सेकंड, मौलाना साजिद आप क्या बोल रहे हैं? अभी आपने क्या बात कही थी इसी डिबेट में? मौलाना साजिद 1 सेकंड, अभी डिबेट में आपने कहा नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। कैसे नौकरी दी जाएगी? कितने बच्चों को नौकरी दी जाए घर के, ये बताना। क्या सरकार नीति बनाए कितने बच्चों को नौकरी देनी है या नहीं बनाए? का वादा किया था, कितनी दी आप बता दीजिए रीमा जी। नहीं आप मुझे बता दीजिए ना, कितनी दे दी आप मुझे बता दीजिए। एक घर में अगर 10 बच्चे पैदा होंगे, 10 बच्चों को सरकारी नौकरी सरकार कहां से देगी? रीमा जी, आपने 2 करोड़ का वादा किया था, कितने लोगों को 8 साल में नौकरी दी? आप बता दीजिए आंकड़ा। अरे सर, 2 करोड़ एक ही परिवार से आ रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, ये 2 करोड़ का जो आंकड़ा है कितने परिवारों से आ रहे हैं? लेके बैठिए ना, आंकड़ा लेके बैठा कीजिए। 10 सेकंड लूंगा रीमा, आंकड़ा लेके बैठा कीजिए रीमा जी। नहीं आप भी तो मुझे आंकड़े दे दीजिए ना। एक परिवार में कितने बच्चों को नौकरी चाहिए आपको? रीमा 10 सेकंड में मुश्किल से 10 लाख नौकरी। चलिए ठीक है, जवाब सुनिए मौलाना जी। मौलाना साजिद बीच में नहीं बोलिएगा। हरीश खुराना जवाब देंगे, आप बीच में मत बोलिए। हरीश खुराना जवाब दे रहे हैं। 10 सेकंड सिलेंडर 400 सुन लीजिए मौलाना साजिद जी को म्यूट किया। 60 रुपए था, वो 105 रुपए है। ठीक है मौलाना साजिद, जवाब सुनिए हरीश खुराना जी। अभी इन्होंने एक बात बोली, कोई आपके खिलाफ बात कर, मुसलमान एंगल ले आए। आपके जो चैनल पे बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, वो भी मेरी बात का जवाब ही नहीं दे पाओगे आप। सुनो यार, शांत रहो। मुसलमान मौलाना साजिद जवाब सुनिए। मौलाना साजिद जवाब सुनिए। मौलाना साजिद जवाब सुनने का पेशेंस रखिए जरा। मौलाना साजिद, साल में 2 करोड़ नौकरियां दी क्या? मुझे मैं जलेबी नहीं बनाने दूंगा, मुझे मैं जलेबी नहीं बनाने दूंगा। पहले इस बात का जवाब दो, 2 करोड़ नौकरियां दी क्या साल में? शांत होके बैठो। नहीं, आप जलेबी आप बना रहे हो। 80 करोड़ लोगों को कोरोना में कौन से देश में खाना दिया है? आपने दिया आंकड़ा 10 दीजिए। करोड़ लोगों के घरों में पानी किसके देश पे दिया है? इस शख्स ने आज जलेबी बना रहे हो, तो नहीं दे पाया। आज दूसरे को भटका रहे हो। 10 साल में कितनी नौकरियां दे दी आपने? ये है ये आप मूल मुद्दे पर आओ, आप मूल मुद्दे पर आओ, आप मूल मुद्दे पर आओ। क्या भारत को जोड़ने के 3 सूत्र जो आज बताए गए, क्या आपको मौलाना साजिद जी को म्यूट कीजिए जरा। मौलाना साजिद जी को म्यूट कीजिए। मौलाना साजिद जी किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। मौलाना साजिद जी, आपने एक मुद्दा खड़ा किया, अब मैं जरा हरीश खुराना जी से उस पर जवाब लेना चाहती हूँ। आपने 2 करोड़ नौकरी की बात कही, वो जवाब दे रहे हैं। कृपया शांति बना करके उनको सुनिए। हरीश खुराना जी। रीमा जी, प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि इनके खिलाफ कोई बात बोलो ना, इनको लगता है मिर्ची लग जाती है। प्रॉब्लम इनके साथ यही है। अभी हिंदू मुस्लिम एंगल ले आए, ये ले आए। अरे भैया, डिबेट किसके ऊपर पढ़ के आया करो। ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। आप समझ इनके ट्रैप में क्यों आ रही हैं? आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा ये है कि जो माननीय संचालक जी ने बोला उसके बारे में एक डिबेट हो रही है। ये जान के हिंदू मुस्लिम लाएंगे। इनकी टैक्टिक्स यही है कि जो विषय है, राष्ट्र का जो विषय है, उस पर डिस्कस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, नौकरियों की बात कर रहे हैं। भैया, ये हिंदुस्तान है, इस सबको नौकरियां देता है, चाहे वो
सरकारी नौकरी हो, चाहे वो अपने स्वावलंबी बनने की कोशिश वो हो। भारत ने जिस प्रकार से आज कदम बढ़ाया है स्वावलंबी होने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो, चाहे अपने बिजनेस खड़ा करने के माध्यम से हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने से माध्यम हो, ये इनकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनकी संकीर्ण सोच है। इनकी सोच ये है कि हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए, मुस्लिमों को कैसे किया जाए। ये सरकार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं जो कहती थी कि पहला हक मुसलमानों को मिलेगा। ये सरकार वो है कि जिसमें कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास ये होना चाहिए, ये है। तो इसलिए ये इन जैसे राशिदी जैसे लोगों को ये सोच समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुद्दे भटकाने की कोशिश में है। आप रीमा जी इस मुद्दे पे इसकी भटकने में मत आइए, जो इशू है उस पर डिस्कस करिए ना। डॉक्टर नदीम, ये क्या वाकई में ये मामला अब रीमा जी, हरीश धर्मों को एक सेकंड विजय जी, एक मिनट विजय जी। डॉक्टर नदीम, क्या मामला अब यहाँ पर सिर्फ धर्म के आधार पर ही नीतियां बनाने का रह गया देश में, कि एक धर्म में क्या लिखा है क्या नहीं, इसी के आधार पर संविधान और कानून बनेगा? अब देखिए, नहीं, देश हित को सामने रखकर ही हमें कानून बनाना चाहिए। और यहाँ पर मैं इस तरीके से इस बात को बोलना चाहूँगा कि देखिए, एक आज अच्छा दिन है, अच्छी पहल की है सरसंघ चालक ने, और अगर तब्दीली संघ के अंदर आ रही है और वो बहुत ही खुले विचार के साथ हर पहलू के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि हमें उसके अंदर खामियां ढूंढनी चाहिए। सरसंघ चालक जी ने आज मंदिर, पानी, शमशान सभी के लिए अच्छी बात है, छूताछूत को ख़त्म करने की बात की, सामाजिक बराबरी की बात की, सामाजिक समरसता की बात की है उन्होंने। साथ ही महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने बात बोली है कि उसका सशक्तिकरण होना चाहिए, मजबूती के साथ महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, आधी आबादी की औरतें, देश तब तक तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात नहीं, बल्कि उसके लिए एक ठोस नीति की बात की है। अभी हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट जो बैठे थे उस पर एक लंबी बहस कर चुके हैं इस बात को लेकर के, वो जनसंख्या नियंत्रण की बात है। वो जनसंख्या को नियंत्रण करने की कोई बात नहीं है, बल्कि एक नीति को निर्धारित करने की बात वहाँ पर बोली गई है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बोला है, और ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पहले सरसंघ चालक हैं जो अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर चल रहे हैं, और बार बार उनका स्टेटमेंट। संघ की हमेशा से नीति में आपको करेक्ट कर दूं डॉक्टर नदीम, बहुत सालों से ये काम चल रहा है, और संघ में लगातार मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, हर वर्ग के साथ जोड़ने की कोशिश जो है वो चल रही है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। नहीं, ये मुझे अल्ट्रा लिबरलिज्म लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे वो मस्जिद में गए और साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो ये अगर तब्दीली इस तरह की या तबद्दुल आ रहा है तो हमें इसको खुशामदीद बोलना चाहिए, और ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से भाई यानी अच्छी बात है ये, तो अगर साथ में मिलकर सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है और सबका विश्वास वाली बात है, अगर संघ उसे साथ में लेकर चल रहा है तो हमें तो इसका खैर मकदम करना चाहिए इस चीज़ का। हमें क्यों इसके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अगर वो तब्दीली ला रहे हैं अपने अंदर, हिंदुस्तान के भले के लिए ऐसा वो कर रहे हैं, तो हमें तो इसका स्वागत करना चाहिए। हम क्यों इस पर अंगुष्ठ नुमाई करें। और आज तो जिस तरीके की बातें आई हैं स्थापना दिवस के ऊपर, तो देश को साथ में लेकर आगे बढ़ाने की बात की गई है। इस पहल को हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी नज़र से देखना चाहिए, ना कि उसके अंदर हमें खामियां ढूंढनी चाहिए। डॉक्टर नदीम, फिर ये कौन लोग हैं जिनकी बात मौलाना साजिद कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो विरोध करना चाहते हैं इसका? नहीं, इसका विरोध कोई नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लग रहा साजिद साहब इस बात को सही से समझे नहीं है। उन्होंने क्या बोला है ये शायद इन्हें किसी ने बताया भी नहीं, ना इन्होंने सुनी है वो डिबेट। मैंने पूरी सुनी है, और उसमें सारी अच्छी बातें, देश को आगे बढ़ाने की बात है, अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर चलने की बात है। और संघ अगर अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर चल रहा है तो इससे अच्छी और क्या बड़ी बात हो सकती है। हमेशा से उसके ऊपर ये लोगों की अंगुष्ठ नुमाई रहती है कि संघ अल्पसंख्यक विरोधी है, अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर नहीं चलता, अल्पसंख्यकों का भला नहीं चाहता है। अब तो बहुत कुछ बहुत खुले तौर पर हो रहा है और सब कुछ सामने भी आ रहा है। अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, सरसंघ चालक जी मस्जिद के अंदर गए, इमाम साहब से मिले, तो इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से तो देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो ठीक है प्रफुल्ल जी, ये जो इमेज जिसकी बात डॉक्टर नदीम कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दो अलग अलग विरोधी स्वर दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साजिद है जो पता नहीं कौन से वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर नदीम जो एक अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बीच में नहीं, मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं चाहता हूं देश आगे बढ़े, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। तो प्रफुल्ल जी, ये राष्ट्रहित, राष्ट्रनीति, इन सबके बीच में ये कुछ लोग जो भ्रम और भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा मुझे कुछ समझ नहीं आई। देखिए, इस मंशा के बारे में भी आज सरसंघ चालक जी ने बोला कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी ऐसे विरोधी ताकतें हैं और इनका डटकर मुकाबला करना होगा। और मुकाबला करने का उन्होंने सूत्र भी बताया
उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमको संकुचितता, कट्टरता, आक्रामकता और अहंकार, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ना है। ना हमारी उपासना पद्धति छोड़नी है, ना हमारा रहन सहन छोड़ना है, ना हमारा खान पान छोड़ना है, लेकिन हमारी संकुचितता, कट्टरता, आक्रामकता, अहंकार ये छोड़ना पड़ेगा। सारे हमारे जो भारत में उपासना पद्धतियां रही है उनका सूत्र सत्य, करुणा, शुचिता ये रहा है, और इसके आधार पर हमारे 3 जोड़ने वाले सूत्र रहे हैं। भारत की भक्ति, सबके लिए भारत समान पवित्र भूमि है, सबके समान पूर्वज और सबकी समान सनातन संस्कृति जो विविधता का सम्मान करती है। मूल मुद्दा यह है कि क्या इन सूत्रों को लेकर सही में हम समाज में मुक्त चिंतन चाहते हैं? क्या इन सूत्रों को लेकर हम दलगत राजनीति से उठकर समाज को साथ में जोड़ते हुए सबको हमारे देश के लिए काम करना है या भाव जागृत करना चाहते हैं? यदि ये चाहते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि नीतिगत विषयों में हिंदू मुस्लिम वाली बात आएगी। बिल्कुल, यदि देश हित में है तो वो नीति अच्छी है, देश हित में नहीं है तो वो नीति खराब है। ठीक है, चलते चलते एक एक लाइन का कमेंट में पहले विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी क्या अब संघ को लेकर जो पूरी तरह से क्लैरिटी उनके दिमाग में भी आ ही चुकी होगी, तो क्या अपना बयान देने वाले हैं? बहुत संक्षिप्त में बताइएगा जल्दी से। नहीं, राहुल क्योंकि गांधी उन्होंने भी हर बहुत मुद्दे- भ्रांतियां फैलाई ना, तो वो थोड़ा क्लियर कर दे मामले को। नहीं, राहुल गांधी जी ने हमेशा वही कहा जो उन्होंने देखा और महसूस किया। अब ये तो आरएसएस को अपने आप को खुद को साबित करना है कि वो सचमुच देशभक्त संगठन है, वो गैर राजनीतिक संगठन है, या अगर राजनीति में है तो उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है, या वो बीजेपी की एक बी टीम के तौर पर काम करना चाहते हैं, वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, या उन सत्ताधारी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो देश की जनता का शोषण कर रहे विजय जी, हैं चलिए अदानी ठीक है। और अंबानी के माध्यम से। विजय जी चलिए ठीक है, मैं समझ गई। और चलते चलते हरीश जी, क्योंकि डिबेट को मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगी, ये जो जिस नीति की बात यहाँ विजय कौशिक जी कर रहे हैं, राहुल गांधी की नीति की बात, उस पर अब लग रहा है कि सब कुछ मतलब विराम तो अब लग ही जाना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है कि अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगले नीति में भी फिर राहुल गांधी ऐसी कुछ बात करें। देखिए, देश इनको जवाब दे रहा है, जो इनकी सोच है इनको देश निरंतर जवाब देता जा रहा है। आज हालत ये है कि जो सबसे बड़ी जो आप बीजेपी के पास सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है, आज उनका हालत क्या हुई है सबको पता है। इसलिए मैं उसमें राहुल गांधी अपनी एक सीट खुद नहीं बचा पाए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है। लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो आज बात करी है, मुझे लगता है कि सबको खुली सोच से इस पर विचार करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इन सबको अपनी जो कुछ वर्ग लोग हैं, राष्ट्रीय जैसे लोग हैं, उनको खुले दिल से सोचना चाहिए कि जो राष्ट्रनीति पहले होनी चाहिए या अपनी नीति पहले होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ। साजिद जी, मैं मौलाना साजिद, समय की बाधा है इसलिए अब आपके पास नहीं आ पाऊंगी मैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज हमारे इस विशेष शो में इस अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जिस मुद्दे पर बहस है वो है जनसंख्या को लेकर नीति बनाने की, और इसीलिए जो लोग भ्रांति फैलाने की, और हमने इस डिबेट में भी देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस मुद्दे को भटकाने में लगे हैं, लेकिन भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संघ प्रमुख ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि जनसंख्या नीति उसको लेकर बात होनी चाहिए, और वो सभी पर, चाहे कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, सभी पर समान रूप से लागू होगी। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर दिन